आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास में तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पार्ट 3 आधुनिक विश्व में चरवाहे। देखिए, इससे पहले हमने आपको 2 लेसन करा दिए थे, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये 2 लेसन आपके कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद जो लेसन आता है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, और ये आपके सिलेबस से कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है। और अगला लेसन आता है वर्ण समाज और उपनिवेशवाद। ये 2 लेसन मतलब तीसरा और चौथा लेसन, तीसरा लेसन है नाथसीवाद और हिटलर का उदय और चौथा लेसन है वर्ण समाज और उपनिवेशवाद। ये दोनों लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए हमने पार्ट 3 में आगे वाला लेसन रखा है आधुनिक विश्व में चरवाहे। मतलब वैसे अगर सिलेबस से नहीं हटता तो ये 5वां पार्ट होता, लेकिन 2 पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इस कारण से इसको हमने पार्ट 3 रखा आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम पहले ही करा चुके हैं और 2 पार्ट आपके हमने जो बता दिया है कि नाथसीवाद और हिटलर का उदय और वर्ण समाज और उपनिवेशवाद, ये दोनों लेसन आपके सिलेबस से बिल्कुल कट हो गए। तो हम आधुनिक विश्व में चरवाहे पढ़ेंगे। तो देखिए सब लोग, घुमंतू चरवाहे और उनका आगमन। घुमंतू लोग क्या होते हैं? देखिए, घुमंतू लोग ऐसे लोग कहलाते हैं जो कि अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, उन्हें हम घुमंतू लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा जैसे ऊंट और भेड़ चराने वाले आते हैं, आपने साधारणतः देखा होगा, तो ये घुमंतू कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें जब अपने पशुओं के लिए जहां घास मिलती है वहां ये चले जाते हैं। जैसे ही उस एरिया में घास समाप्त हो जाती है तो ये अगले स्थान पर पलायन कर जाते हैं। ऐसे लोगों को हम घुमंतू कहते हैं। यही घुमंतू अपने पशुओं के चारे के लिए यहाँ वहां जाते थे, इसलिए इनको घुमंतू चरवाहे का नाम दिया गया है। अब उनका आगमन कब हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में कई ऐसे घुमंतू या घुमंतू चरवाहे थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने कई घुमंतू चरवाहों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर समुदाय के नाम लिखे हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल, गद्दी चरवाहे, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय, ये आदि हमने आपको कई सारे यहाँ पर समुदाय लिखे हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये भारतीय समुदाय है, सब भारत में ही आने वाले ये जितने भी आपको दिख रहे हैं भारत के ही सभी समुदाय हैं, भारत के ही चरवाहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गुज्जर बकरवाल जो चरवाहे थे या घुमंतू लोग थे, ये जम्मू कश्मीर के घुमंतू चरवाहों को, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के चरवाहों को गुज्जर बकरवाल के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर में ये आए थे। इनका मकसद क्या था? ये भेड़ बकरियां पालते थे, इस कारण से ये लोग अपने पशुओं के चारे के लिए या उनके खाने के लिए यहाँ से वहां भटकते रहते थे। तो 19वीं शताब्दी में ही गुज्जर बकरवाल वंश का जम्मू कश्मीर में आगमन हुआ था। ये समुदाय के लोग जब इनको पशुओं को घास जब नहीं मिलती थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो ये गुज्जर बकरवाल जो चरवाहे हैं या समुदाय है, ये समुदाय के लोग हिमालयी क्षेत्र में भ्रमण करते थे। जब बर्फ अत्यधिक पड़ती थी तब ये शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे चले आते थे, या कह सकते हैं हिमालय से नीचे वाले क्षेत्रों में या निचली पहाड़ियों में चले आते थे। वहां पर इनको पर्याप्त मात्रा में घास मिल जाती थी। लेकिन कह सकते हैं कि हिमालय पर तो घास ज्यादा होती नहीं है, तो जो सूखे पेड़ होते थे या झाड़ियां होती थी, तो इनके जो भेड़ बकरियां हैं वही उनको खा करके अपना पेट भरती थी। जैसे ही बर्फ गर्मियों में पिघल जाती थी तो तुरंत ही गुज्जर बकरवाल वंश के लोग या गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग फिर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे। तो वहां पर भी इनको झाड़ियों के माध्यम से इनके पशुओं को चारा मिल जाता था। अब वहां पर रहते कैसे थे ये लोग? देखिए, गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है, ये लोग रिंगल नामक एक हिमालय में बांस पाया जाता है, बांस और घास के घर बनाकर के ये लोग रहते थे, जिससे कि बर्फ से सुरक्षा हो सके, सर्दी से बच सके। अब आता है गद्दी चरवाहे। ये हिमाचल प्रदेश के समुदाय कहलाते हैं, या कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे थे उनको गद्दी चरवाहे के नाम, उनका गद्दी चरवाहा नाम दिया गया, या गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश में ही एंटर हुए थे या प्रवेश हुए थे।
तो गद्दी चरवाहों का जीवन भी बिल्कुल गुज्जर बकरवाल वंश की तरह था, या गुज्जर बकरवाल समुदाय की तरह ही था। ये लोग भी भेड़ बकरियां पालते थे, लेकिन भेड़ बकरियां पालने के साथ साथ इनका एक और काम हो चुका था कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में अपने पशुओं को भ्रमण कराते थे। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही ये निचले क्षेत्रों में आते थे तो ये खेती करना भी धीरे धीरे सीख चुके थे। जंगलों को साफ करके इन्होंने छोटे छोटे खेत भी बना लिए थे, तो वहां पर धान वगैरह के रोपाई भी कर लेते थे, या कह सकते हैं अन्य फसलों को उगा लेते थे, जिससे उनका जीवन यापन पशुपालन के साथ साथ कृषि भी उनका जीवन यापन बन चुका था। बिल्कुल इसी की तरह जब सर्दी पड़ती थी तो गद्दी चरवाहे नीचे आ जाते थे, जब गर्मी पड़ती थी अर्थात बर्फ पिघल जाती थी तो गद्दी चरवाहे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते थे। अब आता है भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय। ये भी पर्वतीय क्षेत्र के ही समुदाय माने जाते हैं। भोटिया जो थे, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी ये भी पर्वतीय क्षेत्र के समुदाय हैं। जैसे ही सर्दी पड़ती थी तो ये निचली पहाड़ियों पर आते थे, और जैसे ही गर्मी पड़ती थी तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फिर से अपने पशुओं को घास खिलाने के लिए चले जाते थे, या कह सकते हैं कि इनके पशुओं को उच्च पहाड़ियों पर या ऊंची पर्वत श्रेणियों पर घास मिल जाती थी या झाड़ियां मिल जाती थी। अब आगे आता है धंगर। देखिए धंगर प्रजाति। अब आता है धंगर। अभी हमने आपको पर्वतीय क्षेत्रों के समुदाय के बारे में पढ़ाया, अब आते हैं मैदानी पठारी भागों के चरवाहों के बारे में सुनेंगे। तो धंगर जो समुदाय था वो महाराष्ट्र का समुदाय माना जाता है। महाराष्ट्र में ही इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था, या महाराष्ट्र के चरवाहों को ही धंगर कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में जिनकी धंगर जो समुदाय के लोग हैं उनकी 20वीं शताब्दी में आबादी थी 4,67,000। महाराष्ट्र में 20वीं शताब्दी में 4,67,000 धंगर थे। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्रों में आते थे तो धंगर समुदाय के लोग जो किसानों के खेत होते थे, जब उनमें खरीफ की फसल कट जाती थी तो खरीफ की फसल कटने के बाद उनमें जो फूट खड़े होते थे, या कह सकते हैं कि जड़ जो होती थी, जड़ के ऊपर थोड़ा सा निकला रहता है, उनको ही इनके पशु खाते थे। जो भेड़ बकरियां होती थी उनको ही घास के माध्यम से खाती थी। इसके बाद धंगर समुदाय के लोग कंबल और चादरें बुनने का काम भी करने लगे थे, क्योंकि इनका पशुपालन तो एक माध्यम था ही, लेकिन दूसरा माध्यम ये भी था कि ये लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। इसके साथ साथ ये अपने भेड़ों के ऊन भी कटवाने लगे थे। ऊन जो होती है, भेड़ों की ऊन भी काट लेते थे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समुदाय, इसी धंगर समुदाय के कुछ लोग ऐसे भी थे कि इनकी जो पशुपालन था वो भेड़ बकरियां तो थी ही, लेकिन भेड़ बकरियों के साथ साथ गाय और भैंस को पालना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आता है गोल्ला, कुरमा और कुरुबा समुदाय। देखिए गोल्ला, कुरमा और जो कुरुबा समुदाय है ये कर्नाटक के ही समुदाय कहलाते हैं, या कर्नाटक में ही ये समुदाय मिलता है या आया था। गोल्ला समुदाय के जो लोग थे, मात्र गोल्ला, जो गोल्ला हैं ये गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, और जो कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग हैं, कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग, ये लोग भेड़ बकरियां पालते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गोल्ला जो समुदाय के लोग थे वो गाय भैंस पालते थे, और जो कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग थे वो भेड़ बकरियां पालते थे। इनका भी वही पूरा काम हो चुका था। देखिए इनका काम पशुपालन तो था ही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतुओं की तरह यहां से वहां पलायन करते रहते थे, लेकिन पशुपालन के साथ साथ इन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में किसानों को देखते थे कि ये फसल को उगा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जंगलों को साफ करके उनमें छोटे छोटे खेत बना लिया करते थे, और बाजरा आदि फसलों का उत्पादन ये करने लगे थे। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते थे जहां से ये लोग निकलते थे जिन खेतों से, तो वहां पर जब ये खरीफ की फसल का जो ठूंठ होता है उसको पशु तो इनके खाते ही थे, तो खेत साफ हो जाता था। लेकिन इसी के साथ ही जब किसानों को अपनी फसल साफ करने के लिए इनके पशुओं से सहायता मिलती थी, तो उसके बदले में किसान गोल्ला, कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोगों को बदले में
अनाज या चावल भी दे देते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता रहता था। लेकिन इसी के साथ ही इन्होंने खेती करना भी सीख लिया था। खेती भी इनका एक जीविकोपार्जन का बिंदु बन चुका था। तो यहाँ पर आपके कुछ समुदाय हमने आपको पढ़ा दिए हैं, अब आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक, अभी लेसन समाप्त नहीं हुआ है।